क्या पढ़ना है? समरूप त्रिभुज और इसके संबंधित गुण, ठीक है, इसके विशेषताएं। तो ध्यान देंगे, जैसा आपको पहले बताया गया कि कोई भी त्रिभुज, ठीक है, किसी दूसरे त्रिभुज के समरूप तभी होंगे जब इसमें कितना कंडीशन होना चाहिए? 2 कंडीशन। ठीक है, पहला कंडीशन क्या होता है? इसके संगत कोण, कौन सा कोण? संगत कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के क्या हो? बराबर हो। ठीक है, और दूसरा क्या बताया गया कि इसकी भुजाएं उसके संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो? एक ही हो। ठीक है, अर्थात दो त्रिभुज आपस में समरूप होंगे कब? यदि उसके संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। ठीक है, जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल करेगा तभी ये दो त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। ठीक है, त्रिभुज को छोड़ करके बाकी बहुभुज के लिए ऐसा कंडीशन था कि दोनों में से कोई भी एक यदि अनुपस्थित हो, नहीं उसको फुलफिल कर पा रहा तो वो समरूप नहीं होगा। लेकिन त्रिभुज में होता क्या है, यदि कोई एक कंडीशन फुलफिल कर दिया तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, उसका दूसरा कंडीशन भी फुलफिल हो जाता है। अर्थात यदि संगत कोण बराबर होते हैं तो निश्चित रूप से उसकी संगत भुजाओं का अनुपात एक ही होगा। ठीक है, यदि उसकी संगत भुजाओं का अनुपात एक ही है, समान अनुपात में है, तो निश्चित रूप से उसके कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, और यह आधारित है, आपके पिछले क्लास में एक थ्योरम पढ़े होंगे, एक प्रमेय पढ़े होंगे। कौन सा प्रमेय? जैसे आप लोग ध्यान देंगे, यदि किसी त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजाएं बराबर हो, दो भुजाएं बराबर हो, इसके सामने वाला जो कोण होता है वो भी बराबर हो, अर्थात समान कोण भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, या तो भी समान कोण की सम्मुख भुजाएं बराबर हो। पिछले क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, इसी आधार पर यदि कोण बराबर है तो निश्चित रूप से भुजाओं का अनुपात एक ही होता है। ठीक है, इस प्रकार से हम अब त्रिभुज को समरूप करने के कुछ अभिगृहित, कुछ समरूपता नियम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पहले थोड़ा सा सर्वांग समता के बारे में आप लोग पिछले क्लास में जो अभिगृहित पढ़ चुके हैं, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप लोग कौन कौन सा अभिगृहित पढ़े होंगे? एस एस एस। ठीक है, दूसरा कौन सा? एस ए एस। तीसरा ए एस ए। चौथा ए ए एस। पांचवा आर एच एस। ठीक है, इस प्रकार से पिछले क्लास में त्रिभुज को सर्वांगसम करने के लिए आपने कितने प्रकार का विघटित पढ़े होंगे? 5 प्रकार के। एस 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 का मतलब साइड साइड साइड, अर्थात एक त्रिभुज के 3 भुजा दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, एस ये एस अर्थात एक त्रिभुज के 2 भुजाएं और उसके अंतर्गत कोण, उन 2 भुजाओं से बनने वाला कोण दूसरे त्रिभुज के 2 भुजा और उसके अंतर्गत कोण के बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ए एस ये अर्थात 2 कोण और उसके बीच का भुजा, ठीक है, 2 सर्वांगसम होते हैं। ए ए एस अर्थात 2 भुजा कोण और उसके आगे का भुजा, ठीक है, यदि बराबर हो तो भी त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। और यह जो आर एच एस था, यह एक विशेष सर्वांगसमता अभिगृहित है जो केवल और केवल समकोण त्रिभुज में लगता है। राइट हाइपोटेनियस, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, समकोण, कर्ण और भुजा। ठीक है, इस प्रकार से ये 5 अभिगृहित आपने पिछले क्लास में पढ़े। इसी प्रकार के कुछ अभिगृहित यहाँ पर भी आपको पढ़ना है। वहां पर सर्वांगसमता के नियम पढ़े थे, यहाँ पर हमें समरूपता के नियम पढ़ना है। कौन सा नियम पढ़ना है? समरूपता के नियम। तो समरूपता के नियम में सबसे पहला जो आता है वह आता है ए ए ए। क्या आता है? हाँ, एंगल एंगल एंगल। अर्थात इसका मतलब क्या हो गया कि किसी भी त्रिभुज के 3 कोण दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों कोणों के बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात एक ही होता है, और भुजाओं का अनुपात एक ही होने के कारण ही वे त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। अर्थात यदि आपको एक त्रिभुज दिया हुआ है एबीसी, एक दूसरा दिया हुआ है मान लो ए बी सी और एक दिया हुआ डी ई एफ, ठीक है, इसका तीनों कोण इसके तीनों कोण के बराबर हो, ठीक है, तो क्या होता है, जब कोण बराबर होंगे तो भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा? समान होगा। ठीक है, ये कोण बराबर हो तो भुजाओं का अनुपात भी
समान होंगे या एक ही अनुपात में होगा, और इसी कारण से ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा। और सर्वांगसम कोई जरूरी नहीं है, भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा तो सर्वांगसम जरूरी नहीं है। ठीक है, हो सकता है विशेष परिस्थिति में जब भुजाएं बराबर होंगी तब। अनुपात बराबर का मतलब क्या हुआ पता चला? जैसे ये त्रिभुज का यदि भुजा 1 है, मान लो इसका 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ठीक, और ये यदि है 4 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, तो ये समरूप है लेकिन सर्वांगसम नहीं। यहाँ पे देखो भुजाओं का रेशियो बराबर होगा, 2:4 इक्वल टू 1/2, 3:6 इक्वल टू 1/2, 4/8 इक्वल टू 1/2। देखो तीनों का रेशियो क्या है? बराबर। अनुपात बराबर होना और भुजाओं का बराबर होना ये दो अलग अलग चीज है। ठीक है, यहाँ पर भुजाओं का अनुपात बराबर होगा वो सर्वांगसम नहीं बल्कि समरूप होगा, तो जब भुजाएं बराबर होंगी तभी वे सर्वांगसम होंगे। ठीक है, तो याद रखना प्रत्येक समरूप त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन प्रत्येक सर्वांगसम त्रिभुज आपस में समरूप ही होंगे, ये कंफर्म है। ठीक है, यानी सभी सर्वांगसम त्रिभुज आपस में समरूप होंगे, लेकिन सभी समरूप त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। समरूप त्रिभुज भी आपस में सर्वांगसम होंगे, ऐसा कब होगा? जब इसके भुजाओं का अनुपात कितना हो? 1 हो। ठीक है, भुजाओं का अनुपात कितना हो? 1, और भुजाओं का अनुपात 1 होने का मतलब जब इसका भुजा 2 हो इसका भी कितना होगा? तभी ना 1 होगा। इसका भुजा 3 है, इसका भी कितना हो? 3, तभी 1 होगा। इसका 4 है, इसका भी कितना हो? 4, तभी भुजाओं का अनुपात 1 होगा। ठीक है, और उस विशेष परिस्थिति में प्रत्येक समरूप त्रिभुज आपस में सर्वांगसम भी होगा। ठीक है, लेकिन प्रत्येक कंडीशन में ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये पहला नियम ध्यान रखेंगे, कौन सा है? ये अर्थात एंगल एंगल एंगल, कौन कौन कौन। और इस अभिगृहित के तहत हम किसी भी दो त्रिभुज को आपस में समरूप कर सकते हैं जिसका 3 कोण दूसरे त्रिभुज के 3 कोण के बराबर दिया हुआ हो। ठीक है, अब दूसरा चीज ध्यान दो। अब आप लोग पिछले क्लास में एक थ्योरम और पढ़े होंगे कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तीनों अंतः कोणों का योग कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री होगा। ये आप लोग पिछले क्लास में पढ़े होंगे और पहले से भी पढ़ते आ रहे होंगे, केवल 9 में नहीं, उसके पहले से ये 6, 7 में भी है। ठीक है, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। अब ध्यान देंगे यहाँ पे, जैसे मान लो ये दो ट्रायंगल दिया हुआ है, ये दिया हुआ है मान लो 50, ये कितना है? 50 है, और ये भी है 50। ठीक है, अब ये है 60 और ये है 60, बताओ ये कितना होगा? ये कितना डिग्री है? 70 होगा, और ये भी 70। इसका मतलब कुछ पता चला? यानी जब दो कोण बराबर होगा तो तीसरा भी आपस में बराबर होगा। अर्थात किसी भी त्रिभुज में यदि दो कोण आपस में बराबर हो गया तो निश्चित रूप से उसका तीसरा कोण भी बराबर होगा। अर्थात इसी थ्योरम से, इसी प्रमेय से हम इसको थोड़ा सा और शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी दो त्रिभुज को समरूप करने के लिए कोई जरूरी नहीं कि हमें 3 कोण बराबर करना, कोई जरूरी नहीं है कि 3 कोण बराबर करना। इसके अलावे हम इसी को थोड़ा सा चेंज करके क्या करते हैं, ये समरूपता नियम, 3 तो ये नहीं बल्कि केवल 2 ही ये से आपका काम चल जाएगा। क्यों चल जाएगा? क्योंकि जब दो कोण बराबर है तो निश्चित रूप से तीसरा भी बराबर होगा। इस प्रकार से इसी के मदद से हम एक नया नियम निकालते हैं। ठीक है, यानी समरूप करने के लिए तीनों कोण को बराबर करने की जरूरत नहीं है, और ये समरूप करने का सबसे आसान तरीका, बस दो कोण आपस में बराबर करो और दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद तीसरा जो आता है वह आता है एस एस एस। तीसरा क्या आता है? एस एस एस, अर्थात एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात यदि बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। अर्थात वही त्रिभुज फिर से लेते हैं। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ। तो यदि आपको दिया हुआ है
ए बी बाय डी ई इक्वल टू बी सी बाय ई एफ इक्वल टू ए सी बाय डी एफ। यदि ऐसा दिया हुआ हो तो इनके कोण भी आपस में बराबर होंगे, और जब कोण बराबर होंगे तो ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। ठीक है, तो इस नियम के आधार पर आपको क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज के भुजाओं को अनुपातिक करना पड़ेगा, और जब इस समान अनुपात में हो, समानुपाती हो, एक ही अनुपात में हो, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, एक चौथा देख सकते हैं, एस ए एस, एस ए एस, इसका मतलब हाँ साइड एंगल साइड। आप देखो यहाँ पे ए बी बाई डी ई, ए बी और डी, बी सी और ई एफ। ठीक है, अब ये दोनों भुजाओं के बीच का ये कोण, ठीक है, इन दोनों भुजाओं के बीच का ये कोण अर्थात कोण बी इक्वल टू कोण ई भी आपको दिया हुआ हो तो क्या कर सकते हैं, ये दोनों त्रिभुज आपस में सिमिलर हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, और यह कौन सा नियम कहलाएगा, एस ए एस कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये, एस ए एस अर्थात साइड एंगल साइड। ठीक है, एस ए एस का मतलब ध्यान रखना दोनों भुजाओं के बीच का कोण होना चाहिए, और एक विशेष बात ये भी ध्यान रखना जो भुजा आपको दिया उसी के बीच का होना चाहिए। ऐसा नहीं ये दोनों भुजा दिया हुआ है और आपको ये कोण और ये कोण बराबर दिया है, तब आपका ये नियम नहीं लगेगा। ठीक है, एस ए एस लगाने के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या ये दिया हुआ कोण जो आपस में बराबर है इन्हीं दोनों भुजाओं के बीच का है या नहीं है। ठीक है, यदि ये इधर ला दिया हुआ रहेगा तो वो फिर यह नियम उसमें नहीं लगेगा। ठीक है, कौन सा, भुजाएं बराबर नहीं है, अनुपात बराबर है। ठीक है, भुजाओं का अनुपात, और इन्हीं दो भुजाओं के बारे में दिया, इसके बारे में आपको नहीं दिया है, इसके बारे में नहीं दिया हुआ। वैसी स्थिति में ये दोनों त्रिभुज जब समरूप होगा तब हम कह सकते हैं कि जब समरूप हो गया तो ये भी इसके अनुपात में बराबर होगा। ठीक है, चलो अब एक और पांचवा इसमें क्या हो सकता है, एक तो राइट एंगल नहीं, ए एस, अब ध्यान दो यहाँ पे एक ए एस ए भी है, लेकिन अब ए एस ये जब अर्थात इसमें दो कोण जो आपको पहले से दिखाई पड़ रहा है तो एस को लेना या ना लेना कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जब दो ही कोण से हमारा काम चल जा रहा है तो एस को लिखो या ना लिखो बराबर है, और केवल एक भुजा से हम अनुपात उसका किसके बराबर करेंगे, भुजाओं का अनुपात हम किससे बराबर करना पड़ेगा, जब दूसरा भुजा कोई रहेगा तब जो, इसलिए यह अभिगृहित समरूपता में हम लोग प्रयोग नहीं करते। ठीक है, तो इस प्रकार से कुल कितने हो गए, चार, कुल कितना हो गया, चार, चार में से हम इसका भी प्रयोग नहीं करते, इसका भी प्रयोग नहीं करते। जब दो से ही काम चल जाएगा, चाहे तो आप तीनों यदि आसानी से दिया हुआ सामने नजर आ रहा है तो इसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी कुल मिला के कहें यहाँ पर चार नहीं बल्कि मुख्य रूप से तीन ही थ्योरम है, ये एस 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 और एस ए एस। ठीक है, और इन तीन समरूपता नियम के आधार पर हम सभी त्रिभुजों को दूसरे त्रिभुज के समरूप कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे ध्यान दो, अब जैसे यहाँ पर आप दो त्रिभुज देख रहे हैं ए बी सी और डी ई एफ, और आपको कहा गया है कि त्रिभुज ए बी सी, एक और ध्यान देंगे ये जो सिंबल है ये किसका सिंबल है, समरूपता का चिन्ह है, ध्यान रखेंगे ये किसका चिन्ह है, समरूपता का चिन्ह है। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल डी ई एफ के। ठीक है, यदि आपको ये दिया हुआ है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के, इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल ए इक्वल टू होगा किसके, एंगल डी के, एंगल बी इक्वल होगा किसके, एंगल ई के, और एंगल सी इक्वल होगा एंगल एफ के। ठीक है, अर्थात ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, और क्या, और क्या हो जाएगा, ए बी बाय डी ई इक्वल टू होगा बी सी बाय ई एफ इक्वल होगा ए सी बाय डी एफ। ठीक है, यानी यदि आपको दिया हुआ है कि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है
ठीक है। इस समरूप त्रिभुज के आधार पर आपको दो बातें कही गई है। पहला बात क्या कहा गया कि ये किसका तीनों कोण, ठीक है, बी बराबर हो गया ई के, सी बराबर हो गया एफ के, और ए बराबर हो गया किसके, डी। पहला बात ये कहा गया। और दूसरा बात क्या कहा गया, इसका अनुपात, इसका अनुपात और इसका अनुपात, ये सब अनुपात आपस में बराबर होगा। ठीक है, ये दो बातें आपको कहेगी। अर्थात अब यहाँ पर देख सकते हैं संगत भुजा क्या होता है, संगत कॉरस्पॉन्डिंग साइड, अर्थात ए बी का संगत कौन हुआ, ए बी का संगत डीई, बीसी का संगत ईएफ, एसी का संगत डीएफ। आपको यह जो संगत कौन सा भुजा किसके संगत है, यह आपको त्रिभुज के नाम से भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, त्रिभुज के नाम से भी पता चल जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे पहला पोजीशन में जो है वह यहाँ पर पहला पोजीशन में कौन है, अर्थात ए किसके संगत हो गया, डी, बी ई के, सी एफ के। ठीक है, ए बी किसका संगत है, डीई के, ए बी संगत डी, बी सी ई एफ के, और ए सी किसके, डी एफ। ठीक है, तभी ए बी सी समरूप हो गया डी ई एफ के। इस प्रकार से जब ये लिखा हुआ है तो यही इसका संगत हो गया। यदि आपको ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है तो आप यदि लिख देते हैं फिर वो ए बी सी समरूप ई डी एफ, ये गलत होगा। यदि आप लिखते हैं समरूप डी एफ ई, ये भी गलत होगा। ठीक है, यदि आप लिखते हैं समरूप त्रिभुज मान लो एफ ई डी, ये भी गलत होगा। अर्थात है तो यही त्रिभुज। अब इस त्रिभुज का नाम हम कुछ भी लिख सकते हैं, कब, जब केवल यही एक त्रिभुज रहेगा तब। जब केवल यही एक अकेले त्रिभुज है, हमारा मन हम इसको किसी भी नाम से पुकार सकते हैं, डी एफ ई कह सकते हैं, ई एफ डी कह सकते हैं, डी ई एफ कह सकते हैं, एफ ई डी कह सकते, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन जब बोला गया कि यह इसके संगत है और इसके में भी एबीसी का संगत है, और उस स्थिति में इसका नाम केवल और केवल डी ई एफ ही होगा। ठीक है, यदि आप इसका नाम बदलते हैं तो आपको इसका नाम भी बदलना पड़ेगा। ठीक है, यदि आप चाहें हम बोलेंगे कि हम इसका नाम डी एफ ई लिखेंगे, फिर वही डी एफ ई, तो डी एफ ई लिखेंगे तो इसका नाम ए सी बी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ए सी बी। यदि आप इधर डी एफ ई और इधर त्रिभुज ए बी सी लिख देते हैं तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए जब भी त्रिभुज का समरूपता के बारे में लिखें, समरूप त्रिभुज का नाम लिखें, उस समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कौन सा कौन किसके बराबर, कौन सा भुजा किसका संगत है। ठीक है, और इसी आधार पर आप उस त्रिभुज का नाम लिखेंगे। ठीक है।